बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 9। बसासिरी का खात्मा और बगदाद को खलीफा बगदाद कायम भी अमरिल्ला के हवाले करने के बाद सल्जोकी सुल्तान नीशापुर लौटा और नीशापुर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले दो काम किए। पहला ये कि उसने अल्प अरसलान की जगह उसके सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया, और दूसरा काम जो उसने किया वो गुर्जिस्तान से मुतल्लिक था। चूंकि मुल्क में एक तरह से अमन व अमान था, लिहाजा उसने एक बार फिर गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ उन्हीं दो कासिदों को रवाना किया जो इससे पहले भी बकरात के दरबार में गए थे, और बकरात से इस बार सुल्तान तुगरल ने पुरजोर मुतालबा किया कि वो वक्त ज़ाय किए बगैर फिलफोर न सिर्फ ये कि अपनी सल्तनत के उन लोगों को सुल्तान तुगरल के हवाले करे जो मुसलमानों के कारवान पर हमलावर हुए, बल्कि मुसलमानों के जिस रेवड़ को लूटा गया था उस नुकसान की भी तलाफी की जाए। पर हालात की सितम ज़रीफी के जिस रोज़ सुल्तान ने अपने दो कासिदों को गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात की तरफ रवाना किया, उसके दूसरे ही रोज़ सुल्तान 70 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। सुल्तान तुगरल का शुमार दुनिया के नामवर जंगजुओं और फातहीन में होता है। उसने अपनी दलेरी, शुजात, काबिलियत और दूसरी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत गजनवियों की हुकूमत का तख्ता उलटकर सल्जोकियों की ज़बरदस्त सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। वो एक इल्म दोस्त, बुर्दबार और साहिब तदबीर शख्स था। गो उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लड़ते लड़ते गुजरा, इसके बावजूद अपनी सल्तनत का नज़्म नस्क उसने निहायत बेहतरीन तरीके से चलाया। जिस वक्त उसने वफात पाई उसकी वसी सल्तनत में हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दौर दौरा था, और सल्जोकी हुकूमत की बुनियादें काफ़ी मुस्तहकम हो गई थी। ताहम अपनी मौत से पहले जो उसने अल्प अरसलान की जगह उसके सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर किया, तो ये सुल्तान तुगरल का एक जज्बाती फैसला था। ये फैसला सुल्तान तुगरल ने सुल्तान की वालिदा के इसरार से मजबूर होकर किया था, जिससे अल्प अरसलान के बाप चागरी बेग की वफात के बाद निकाह किया गया था, और जो उसके मिजाज में बहुत दखील हो गई थी। उस फैसले में चूंकि सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी भी शामिल था, लिहाजा सुल्तान तुगरल की वफात के बाद अमीदुल मुल्क कंदूरी ने खुलकर अल्प अरसलान की बजाय सुलेमान का साथ दिया। नीशापुर में उस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी जैसे उम्दा जर्नैल और बेमिसल सालार मौजूद थे। लिहाजा अमीदुल मुल्क कंदूरी जानता था कि इन सालारों की मौजूदगी में किसी भी सूरत वो ना सुलेमान की बादशाहत का ऐलान कर सकता है, ना उसके नाम का खुतबा जारी कर सकता है। इसलिए कि वो जानता था कि सुल्तान तुगरल सल्जोकी की वफात के बाद ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी खुलकर अल्प अरसलान की तरफदारी करेंगे। उन हालात के पेश नज़र अमीदुल मुल्क ने नीशापुर के अंदर जो उसके हम नवा थे उनकी हमराई में उसने सुलेमान और उसकी माँ दोनों को अपने साथ लिया, और नीशापुर से वो रे की तरफ चला गया। रे पहुंचकर अमीदुल मुल्क और सुलेमान दोनों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। साथ ही रे की मस्जिदों में अमीदुल मुल्क ने सुलेमान के नाम का खुतबा भी जारी करा दिया था। वो सल्तनत जिसे सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने बरसों की मेहनत के बाद एक मजबूत और मुस्तहकम सूरत दी थी, वो सिर्फ उसके एक गलत फैसले की वजह से लम्हों के अंदर डगमगाने लगी थी। सल्तनत के दीगर वालियों ने जब देखा सुल्तान तुगरल फौत हो गया है, वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी वली अहद सुलेमान को लेकर निशापुर से रे शहर पहुंच चुका है। वहां उसने सुलेमान को तख्त नशीन कराने के साथ साथ सुलेमान के नाम का खुतबा भी जारी करा दिया, और ये कि अभी तक अल्प अरसलान की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं है। तब जगह जगह सल्तनत में बगावतें उठ खड़ी हुई। सबसे पहले सगानिया और खुतलान के वालियों ने बगावत की, अलल ऐलान सरकशी का इजहार किया और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सल्जोकी खानदान के दीगर अफराद भी बगावत पर आमादा हो गए। इनमें ज्यादा काबिल जिक्र मूसा बिगो और कुतलमिश बिन इसराइल थे। मूसा बिगो हिरात का वाली था, जबकि कुतलमिश बिन इसराइल मोसल और दियार बकर का हुक्मरान था। उन दोनों ने भी बगावत कर दी, खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, बल्कि कुतलमिश बिन इसराइल ने तो एक बहुत बड़ा लश्कर भी तैयार कर लिया और वो अपनी बादशाहत का ऐलान कर बैठा था। ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। नीशापुर में जो लश्कर उस वक्त उनके पास मौजूद था उसे लेकर वो चारों नीशापुर से मर्व की तरफ रवाना हो गए थे, ताकि अल्प अरसलान की खिदमत में हाजिर होकर अपनी वफादारी और जानिसारी का ऐलान कर सकें। गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अन्नी में गुर्जिस्तान का हुक्मरान बकरात अपने जर्नैलों और सिपह सालारों, सल्तनत के उमरा और रऊसा के साथ अपने कसर में बैठा था कि उसके चौबदार ने सुल्तान तुगरल के दोनों कासिदों को उसके सामने पेश किया। वो वही दोनों कासिद थे जो उससे पहले भी बकरात के सामने पेश होकर
उसे अपने सुल्तान तुगरल का पैगाम पहुंचा चुके थे। जब दोनों कासिद बकरात के सामने आए तो बकरात ने उन्हें देखते हुए नफरत का इजहार किया। फिर उन्हें मुखातिब करके पूछने लगा, तुम दोनों एक बार पहले भी मेरे पास आए थे, अब इस बार तुम क्या पैगाम लेकर आए हो? जवाब में एक कासिद बोल उठा, ऐ बादशाह, हम अपने सुल्तान तुगरल का वही पैगाम लेकर आए हैं। आपकी सल्तनत के जिन लोगों ने मुसलमानों के कारवान पर हमला किया, सुल्तान का हुक्म है कि ऐसे तमाम कातिलों को सुल्तान के हवाले किया जाए। जो लोग कत्ल किए गए और कारवान के जो जानवर लूटे गए, उनकी कमा हक्का तलाफी की जाए। कासिद के खामोश हो जाने पर बड़े खूनी अंदाज में बकरात ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर हम ऐसा कराने से इनकार कर दें तब तुम्हारा सुल्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इस पर कासिद पहले की निस्बत किसी कदर पुरजोश अंदाज में कहने लगा, ऐ बादशाह, नीले कांच जैसा आसमान जानता है कि हमारे सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने अपनी जिंदगी में खिजां शामों में शाखों की उरियानी और पत्तों की खुश्की जैसी रुतें बहुत देख रखी हैं। जब कोई उसके साथ ताउन करता है, उसके साथ इत्तेफाक और प्यार के साथ रहना पसंद करता है, तो ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा सावन का सा खुशकुन, खलियान सा पुरुमीद, खेत सा तरावत बख्श, बादल जैसा सायादार साबित होता है। ऐसे लोगों के लिए वो चेहरे पर निजात की रोशनी, आंखों में सहर के पैगाम रखता है, और मुसीबत और दुख के वक्त वो ऐसे लोगों के लिए सुबह के पैगंबर, सितारों, निजात के महताब जैसा साबित होता है। बादशाह, जो लोग हमारे सुल्तान तुगरल सल्जोकी के खिलाफ बगावत की तश्कील करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो निस्यान का सर्द समंदर, जिगर जिगर करती तलवार साबित होता है। फिर वो ऐसे लोगों की रगों में रक्स करता खौफ और जहनो जमीर में जहरीले सांप की तरह सनसनाती सदियां बनकर दाखिल हो जाता है। कासिद जब खामोश हुआ तो गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात शैतानी जंगल में काले सूर की तरह भड़क उठा। कहने लगा, जब हम तुम्हारे सुल्तान तुगरल के खिलाफ हरकत में आएंगे तो उसे अपने अकब में गहरे समंदर और सामने भयानक जंगल के सिवा कुछ भी नजर न आएगा। बकरात के खामोश हो जाने पर इस बार दूसरा कासिद बोल पड़ा, ऐ बादशाह, कसम है अपने उस खुदा की जिसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है और जो बादलों को खूब धकेलता है, अगर तुमने इल्म की जबान को फरामोश करते हुए जलालत की अनजानी राहों जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की, तो ऐ बादशाह, सुल्तान तुगरल ऐसा तूफान बनकर उठेगा जिसकी तबाहकारी नाकाबिले इनकार होती है। वो ऐसी तुगयानी, ऐसे जबरूत की सूरत इख्तियार करेगा जो बड़े बड़े जब्बारों की हैसियत बिगाड़ कर रख देते हैं। गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात फिर खोल उठा और उन दोनों कासिदों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों इंतहा दर्जे के गुस्ताख और बदतमीज हो। तुम्हारी कम से कम सजा यह है कि तुम दोनों की गर्दनें काट दी जाएं। अहमको, तुम्हें शायद खबर ही नहीं कि तुम्हारा सुल्तान तुगरल सल्जोकी मर चुका है। उसकी सल्तनत में जगह जगह बलवे, बगावतें, सरकशी उठ खड़ी हुई है। मेरे मुखबिर तुम्हारी आमद से पहले ही मुझे उन हालात की खबर कर चुके हैं। शायद तुम उस वक्त रवाना हुए थे जिस वक्त तुम्हारा तुगरल जिंदा था, लेकिन सुनो, अब वो जमीन में दफन हो चुका है और उसके साथ मैं तुम दोनों को भी अपनी सरजमीन में दफन कर दूंगा। यह खबर सुनकर उन दो कासिदों में से एक पहले से कहीं ज्यादा शररबार होकर भड़क उठा। गुर्जिस्तान के बादशाह, सुल्तान तुगरल के फौत हो जाने से मामला खत्म तो ना हो जाएगा? क्या सुल्तान तुगरल के इस दुनिया से कूच कर जाने से उसकी सल्तनत के सारे सालार, सूरमा और लोग खत्म हो गए हैं? हरगिज नहीं। सुन बादशाह, सुल्तान तुगरल का भतीजा जो इन दिनों मर्व में है और जिसका नाम अल्प अरसलान है, वो ऐसा नौजवान है जिसके सामने तारीख अपने पर समेटती है, जिसके सामने बिखरी सदियां नकाब उलटती हैं, जो इंसानों की सोचों में तुगयानी लफ्जो बयान, एहसास की पिन्हाइयों में अल्फाज गरी करने का फन खूब जानता है। ऐ बादशाह, वो ऐसा आफाक आशना मुजाहिद है, जब उसे खबर होगी कि तूने सुल्तान तुगरल के पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी और उसके कासिदों को कत्ल कर दिया, तो याद रखना वो अपनी सरजमीनों और साहिलों का पासबान बनकर उठेगा और तेरी सरजमीनों में गोहर फिशां की तरह छाता चला जाएगा। ऐ बादशाह, लिख रख, आने वाला वक्त तेरे लिए नए सुल्तान अल्प अरसलान की तरफ से इंतहाई भयानक और खौफनाक होगा। कासिद की उस गुफ्तगू से बकरात और ज्यादा बरहम हो गया था। वो अपने चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, इन दोनों को ले जाओ, इनकी गर्दनें कटवाकर इनको अपनी सरजमीनों में दफन कर दो। उसके साथ ही चौबदार बाहर निकला, चंद मुहाफिजों को अपने साथ लाया और दोनों कासिदों को वो बाहर ले गया था। थोड़ी देर बाद तक सुल्तान तुगरल के उन दोनों कासिदों को कत्ल कर दिया गया। ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर एक रोज शाम से थोड़ी देर पहले अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ जब मर्व शहर के करीब पहुंचे तो शहर के करीब जाकर ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर जो अपने लश्कर के आगे थे,
एकदम चौंक से पड़े। सबसे पहले ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोका, साथ ही मुत्तहिदा लश्कर को भी उसने रुक जाने का हुक्म दिया। उसके बाद वो अपने घोड़े से फलांग गया था, इसलिए उसकी तरफ देखते हुए सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर भी अपने घोड़ों से छलांगे लगा गए थे, इसलिए कि उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके सामने अल्प अरसलान, उसका छोटा भाई कावर्द बेग, एक नन्हा बच्चा और उसके साथ एक अजनबी था। अल्प अरसलान और कावर्द बेग दोनों भाई आगे बढ़कर पहले ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर से बगलगिर हुए। उसके बाद नन्हे बच्चे और उसके साथ जो अजनबी जवान था उसने भी आगे बढ़कर उन चारों से मुसाफा किया। फिर अल्प अरसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, कसम खुदाए वाहिद ला शरीक की, मुझे उम्मीद थी कि तुम अपने लश्कर के साथ मेरी तरफदारी करने के लिए निशापुर से जरूर मेरी तरफ आओगे। रातों को अक्सर मैं तुम्हारे मुतालिक सोचा करता था। मैं अंदाजा लगाता था कि जब भी ज़िदाक बिन तुगराई को मौका मिला तो मर्ग मेरे पास जरूर आएगा। तुम जो अपने साथ सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को लेकर आए हो, तो तुगराई के बेटे, ये तुम्हारा मुझ पर, मेरे भाई कावर्द बेग पर ऐसा एहसान है जो कभी उतारा ना जा सकेगा। तुगराई के बेटे, इस अफरा तफरी और बदगुमानी के दौर में जबकि मेरे सोतेले भाई सुलेमान ने सुल्तान होने का ऐलान करके रे शहर में अपने नाम का खुतबा भी जारी करा दिया है, मेरे चचा तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी पूरी तरह उसका साथ दे रहा है। इन हालात में तू जो अपने 3 साथियों के साथ मुझसे आन मिला है, तो कसम खुदावंदे कुद्दूस की, अब मैं तुम चारों के हमरा बड़ी से बड़ी कुव्वत के साथ भी टकरा जाने की हिम्मत और जुर्रत रखूंगा। अल्प अरसलान जब खामोश हुआ तो ज़िदाक बिन तुगराई ने इंतहाई आजिज़ी से अपनी गर्दन को खम करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान तुगरल ने अपनी जिंदगी में आपको अपना वली अहद मुकर्रर किया था, लेकिन बुरा हो इस अमीदुल मुल्क और सुलेमान की माँ का कि ये लोग सुल्तान तुगरल पर हावी हो गए और सुल्तान तुगरल से आखिरी दौर में इन्होंने आपकी जगह सुलेमान को वली अहद मुकर्रर करा दिया। पर हम लोग सुलेमान को सुल्तान मानने से इनकार करते हैं, इसलिए मेरे मोहतरम, मैं पहला शख्स हूं जो आपको सुल्तान मोहतरम कहकर मुखातिब कर रहा हूं, और आइंदा हर लश्करी और हमारी सल्तनत का हर फर्द आपको सुल्तान ही मुखातिब करेगा। सुल्तान मोहतरम, हमारी सल्तनत में जिसने भी सरकशी और आपके खिलाफ बगावत खड़ी करने की कोशिश की, मैं ज़िदाक बिन तुगराई आपके साथ अहद करता हूं कि हम उससे टकराएंगे, या वो नहीं या हम नहीं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी हर कुव्वत के खिलाफ गालिब हम ही रहेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से अल्प अरसलान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। एक बार फिर अल्प अरसलान आगे बढ़ा, ज़िदाक बिन तुगराई को अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगा, मेरे अजीज, तेरे जैसे वफादार और जानिसार जर्नैल बहुत कम मिलते हैं, तेरी जात पर जितना भी फख्र करूं कम है। सुल्तान अल्प अरसलान जब खामोश हुआ तब ज़िदाक बिन तुगराई ने उसके पहलू में खड़े अजनबी नौजवान और छोटे बच्चे की तरफ गौर से देखना शुरू किया। ज़िदाक बिन तुगराई के इस तरह देखने से अल्प अरसलान और उसके छोटे भाई कावर्द बेग दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर अल्प अरसलान बोल पड़ा, तुगराई के बेटे, ये बच्चा मेरा बेटा है, नाम इसका मलिक शाह है। इससे पहले तुम्हारी इससे मुलाकात नहीं हुई। जो इसके साथ शख्स है ये निजामुल मुल्क है। ये कौन है ये अपने हालात खुद ही तुम्हें तफसील के साथ बताएगा। देख मेरे अजीज, तुम चारों एक लंबा सफर तय करते हुए थकावट महसूस कर रहे हो। मैं चाहता हूं पहले तुम अपने लश्करियों के साथ मुस्तकर में आराम करो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहिए, हम ज्यादा आराम करना पसंद नहीं करेंगे। आप जानते हैं हमारी सल्तनत में जगह जगह बगावतें उठ खड़ी हुई हैं। जहां तक सुल्तान मोहतरम मेरा इरादा है, मैं चाहता हूं कि सुबह हम अपने काम की इब्तदा करें। इस वक्त हमारे सामने 4 ऐसी कुव्वतें हैं जिनसे हमें सुल्तान का दावा करने वाले सुल्तानों से पहले निपट लेना चाहिए, और अगर हमने इन कुव्वतों पर हमलावर होने में ताखीर की तो सुल्तान मोहतरम याद रखिए, ये सारी कुव्वतें सुलेमान का साथ दे सकती हैं, और फिर ये मुत्तहिद होकर ऐसी कुव्वत पकड़ेंगे कि हमारे लिए एक अरसे तक ये खतरात खड़े करते रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, जिन 4 कुव्वतों का मैंने जिक्र किया है उनमें पहले सगानिया के हुक्मरान हैं, दूसरे खुतलान के उमरा, तीसरा वालिया हिरात मूसा बीगो, और चौथा आपके वालिद मोहतरम का चचाजाद भाई और मौसलो दियार बकर का हुक्मरान कुतलमिश बिन इसराइल है। सुल्तान मोहतरम, जहां तक वालिया हिरात मूसा बेगो का ताल्लुक है तो उसके पास बहुत बड़ा लश्कर है, लेकिन अभी वो दूर है। वो आहिस्ता आहिस्ता रे शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है। आपका सोतेला चचा कुतलमिश बिन इसराइल जो मौसलो दियार बकर का हाकिम है, उसके पास मूसा से भी बड़ा लश्कर है,
जहां तक मुझे खबरें मिली हैं लगभग 1 लाख का लश्कर कुतलमिश बिन इसराइल की सरकर्दगी में है और वो भी रे का रुख किए हुए हैं, लेकिन अभी वो मूसा बेगो से कहीं दूर हैं। जहां तक सगानिया और खुतलान के हुक्मरानों का ताल्लुक है तो ये अपने अपने लश्करियों के साथ रे के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ हरकत में आने में देर की तो सगानिया और खुतलान के उमरा, जिनके पास इस वक्त बहुत बड़ा लश्कर है, मुत्तहिद होकर रे शहर में सुलेमान से मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनसे निपटने के लिए हमें एक खासा लंबा अरसा दरकार होगा। जहां तक सगानिया और खतलान के हुक्मरानों का ताल्लुक है तो ये अपने अपने लश्करियों के साथ रे के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ हरकत में आने में देर की तो सगानिया और खतलान के उमरा, जिनके पास इस वक्त बहुत बड़ा लश्कर है, मुत्तहिद होकर रे शहर में सुलेमान से मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनसे निपटने के लिए हमें एक खासा लंबा अरसा दरकार होगा। सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि कल सुबह ही हम अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ निकलें। पहले सगानिया और खतलान के बागियों से निपटें, उन्हें अच्छी तरह कुचलने के बाद फिर वालिया हिरात मूसा बेगो का रुख करें और आखिर में कुतलमिश बिन इसराइल को अपने सामने जेर करने के बाद हमें रे का रुख करना चाहिए। वहां आपके सौतेले भाई सुलेमान ने साबिक वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत पकड़ ली है और दिन ब दिन ये लोग अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करते चले जा रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, ये तो मेरा लाहे अमल है, इसमें आप जिस तरह तब्दीली चाहेंगे हम उसी तरह आपके हुक्म का इत्तिबा करेंगे। इस पर अल्प अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, कसम खुदाए वाहिद की, जो कुछ तुमने कहा है ये बिल्कुल मेरे दिल की पुकार है। मैं चाहता तो था कि तुम अपने लश्करियों के साथ ज्यादा दिन आराम करो, लेकिन अगर तुम कल कूच करने के लिए बाजिद हो तो कल हम यहाँ से कूच करेंगे। तुगराई के बेटे, तुम और सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर मेरे साथ रहोगे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा भाई कावर्द बेग और तुम्हारे साथ आने वाला जामे अरमनी मर्व की हिफाजत पर रहेंगे। मेरा बेटा मलिक शाह और मेरे बेटे का अतालिक निजामुल मुल्क भी मर्व ही में रहेगा ताकि मर्व शहर की हिफाजत कर सकें। मुझे उम्मीद है मैं, तुम, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर हर बागी ताकत को कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल्प अरसलान दम लेने के लिए रुका, कुछ सोचा, उसके बाद उसने अपना सिलसिला कलाम फिर शुरू किया। ज़िदाक बिन तुगराई, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूं और वो ये कि क्या तुम अपने अहले खाना को सब अपने साथ लेकर आए हो? इस पर ज़िदाक बिन तुगराई फौरन बोल पड़ा, नहीं सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मेरे सिर्फ माँ बाप हैं, मैं उन्हें निशापुर छोड़ कर आया हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ कोई खतरा नहीं है। साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के अजीज़ो अकारी भी वहाँ हैं। जहाँ तक मेरे मोहतरम सादुद्दौला गोहर का ताल्लुक है, ज़िदाक बिन तुगराई को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सादुद्दौला गोहर खुद ही बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मैं एक अरसे दराज से सुल्तान तुगरल के लश्कर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अब मेरी उम्र भी ढल गई है, बीवी मेरी बूढ़ी हो गई है, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। इस दुनिया में ले दे के एक मेरी बीवी ही है जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और वो जंगों में अब भी मेरे साथ रहने की हिम्मत और हौसला रखती है। सुल्तान अल्प अरसलान ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर दोबारा उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, निज़ामुल मुल्क तुम्हें अपने साथ ले जाता है और मुस्तकर में तुम सब के लश्करियों की रिहाइशगाह का इंतजाम करता है। तुम साद बिन मंसूर और सादुद्दौला गोहर कल सुबह कूच के लिए तैयार रहना। उसके साथ ही अल्प अरसलान, उसका छोटा भाई कावर्द बेग और सुल्तान का बेटा मलिक शाह सबको लेकर मर्व शहर में दाखिल हुए। अल्प अरसलान, कावर्द बेग और मलिक शाह तो अपने कसर की तरफ चले गए थे, जबकि निजामुल मुल्क ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को लेकर मुस्तकर की तरफ जा रहा था। सबसे पहले निजामुल मुल्क ने ज़िदाक बिन तुगराई के साथ आने वाले सारे लश्करियों के क़याम का इंतज़ाम किया। फिर वो एक साफ सुथरे कमरे में ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को लेकर दाखिल हुआ। पहले उसने वो कमरा उन्हें दिखाया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अमीर इब्ने तुगराई, ये कमरा आपका है और उसके साथ बाएं जानिब जो 4 कमरे हैं वो सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़िदाक बिन तुगराई उस कमरे की एक नशिस्त पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए निज़ामुल मुल्क, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर भी बैठ गए। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने निज़ामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, निज़ामुल मुल्क, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे लश्करियों की रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम किया है और लश्करियों के लिए खाना भी तैयार होना शुरू हो चुका है। जब तक खाना तैयार होता है
اس وقت تک کیا تم ہم چاروں کو اپنے متعلق تفصیل سے نہیں بتا سکو گے؟ اب چونکہ روزمرہ کاموں میں ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ، تعلق اور واسطہ رہے گا، لہٰذا ہم چاروں کے لیے لازم ہے کہ ہم تمہارے متعلق تفصیل جانیں۔ میرے محترم، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، مرو میں کیسے داخل ہوئے اور مرو میں اس وقت تمہاری کیا حیثیت ہے؟ زداق بن تغرائی کے ان سارے سوالات پر نظام الملک کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اسی مسکراہٹ میں اپنے سامنے وہ چاروں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر بول اٹھا، میرے عزیز، میرا نام حسن بن علی بن اسحاق بن عباس ہے، لقب میرا نظام الملک ہے اور زیادہ تر لوگ مجھے میرے لقب نظام الملک ہی سے جانتے ہیں۔ میں ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے نواحی گاؤں نوکان میں پیدا ہوا۔ میرے باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ باغبانی تھا، لہٰذا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک دہقان زادہ ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں میں نے نہ صرف فقہ اور حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کیا بلکہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نیشا پور چلا گیا اور وہاں میں امام موفق کے مشہور زمانہ مدرسے میں داخل ہو گیا۔ اس درسگاہ میں 4 برس جملہ دینی علوم حاصل کرتا رہا۔ اسی درسگاہ میں نے امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد بخارا کا رخ کیا۔ بخارا شہر اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ میں نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماوراء النہر سے ہوتا ہوا غزنی پہنچا اور وہاں انشا پرداز کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی، لیکن چند سال سے زیادہ وہاں ٹک نہ سکا اور خراسان کا رخ کیا۔ کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر وہاں سے بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں الپ ارسلان کے باپ چاغری بیگ داؤد سلجوقی کی طرف سے ابو علی احمد بن شاداب بلخ کا گورنر تھا۔ اس نے میرے علوم کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا کاتب مقرر کر دیا۔ یوں جانو یہی عہدہ آئندہ کی ترقیوں کا پیش خیمہ ہوا۔ ابو علی احمد بڑا قابل اور صاحب تدبیر شخص تھا، لیکن مزاج میں کسی قدر تندی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ وہاں سے میں مرو آیا اور الپ ارسلان کے باپ چاغری بیگ داؤد سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑا عرصہ چاغری بیگ کے ساتھ کام کیا تھا کہ وہ میری خداداد صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے مجھ پر بڑا اعتماد کرنے لگا اور مجھ پر بڑا مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ چاغری بیگ داؤد نے مجھے اپنے فرزند الپ ارسلان کا مشیر بنا دیا۔ چاغری بیگ نے جب وفات پائی، اس کے بعد تم لوگ جانتے ہو سلطان تغرل نے الپ ارسلان کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اب میں 2 کام سر انجام دے رہا ہوں، ایک الپ ارسلان کے وزیر اور مشیر کا اور دوسرا الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کے اتالیق کا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الملک رکا، باری باری چاروں کی طرف دیکھا، اس کے بعد اس کی نگاہیں زداق بن تغرائی پر ٹھہر گئیں اور کہنے لگا، تغرائی کے بیٹے، میرے خیال میں جس قدر میں نے تفصیل اپنے متعلق بتائی ہے، کیا وہ تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے؟ جواب میں زداق بن تغرائی نے نظام الملک کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے، پھر سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد نظام الملک مرو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر، جامع ارمنی اور سعد بن منصور بھی اپنے کمروں میں آرام کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز الپ ارسلان، زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر اور سعد بن منصور ایک متحدہ لشکر کے ساتھ مرو شہر سے کوچ کر گئے تھے۔